हाय, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। भाई, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीएफए के एक्सिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में और एक बहुत ही क्रूशल फैक्टर इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को अवेल करने के लिए, और वो है यहाँ पे लिखे जाने वाला ऐसे। तो इस वीडियो के अंदर हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से आप एक परफेक्ट ऐसे लिख सकते हैं अपने स्कॉलरशिप के चांसेस को कहीं गुना बढ़ाने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू करियर ट्यूसडेज सीजन 4.0। यहाँ पर हम करियर से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने काफ़ी रिसर्च करी, उन स्टूडेंट से बात करी जिन्हें सीएफए की स्कॉलरशिप मिल चुकी है, उनसे भी बात करी जिन्हें सीएफए की स्कॉलरशिप नहीं मिली। उनके ड्राफ्ट्स देखें ये समझने के लिए कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में आगे चल करके और बातचीत करते हैं। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको सीएफए कोर्स के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर सीएफए करने के बाद इंडिया के अंदर जॉब्स का क्या स्टेटस है, इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इन दोनों ही वीडियोस का लिंक मैंने देकर रखा हुआ है ना। बहुत ही ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या हैं। बट बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, पहली बार अगर इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें, ताकि यूट्यूब को पता चले कि ये वीडियो और लोगों को भी दिखानी चाहिए। फिलहाल बेनिफिट की बात करते हैं। भाई, जब भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको जो एनरोलमेंट फ़ीस सीएफए को देनी पड़ती है वो कम्प्लीटली वेव्ड ऑफ हो जाती है। एट द सेम टाइम आपकी जो एग्जामिनेशन फ़ीस, जो स्टैंडर्ड एंट्री डेट की अराउंड $900 के आसपास है, कम होकर के केवल $250 के आसपास हो जाती है। और ये बहुत तगड़ा अमाउंट इसके अंदर आपका सेव हो जाता है। सो डेफिनेटली स्कॉलरशिप को लेना वर्थ तो है, और इस डिस्काउंट के बाद कई सारे स्टूडेंट्स के लिए मुमकिन हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है अब इस क्वालिफिकेशन को परस्यू करना। चलिए जी, ब्रीफली देख लेते हैं कि अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होंगी। बट बिफोर दैट एक डिस्क्लेमर, अगर आप सीएफए के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और अपने एग्ज़ाम को ऑलरेडी बुक कर चुके हैं तो सीएफए आपको अलाउ नहीं करेगा आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, या फिर सिंपली दे आर गोइंग टू रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। द सिंपल रीज़न इज़ कि अगर आप सीएफए एग्ज़ाम ऑलरेडी बुक कर चुके हो तो आप ये डिस्प्ले कर देते हो कि आपको कोई फाइनेंशियल नीड नहीं है और आप केपेबल हैं अपने सीएफए एग्ज़ाम को खुद से बुक करने के लिए। हर साल सीएफए मल्टीपल स्कॉलरशिप विंडोज़ शुरू करता है। अभी जो सबसे लेटेस्ट स्कॉलरशिप विंडो थी दैट वाज समवेयर अराउंड 9 मई टू 13 जून 2022, और अगली विंडो इसी साल अगस्त एंड या सितंबर के आसपास वो दोबारा से अनाउंस करेंगे। जैसे ही इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया जाता है, इसके रिजल्ट्स जो हैं विद इन 1 मंथ आ जाते हैं, यानी कि आपको पता चल जाता है कि स्कॉलरशिप आपको मिली है या नहीं मिली है। और अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपको गिवन टाइम फ्रेम के अंदर अप्लाई कर देना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर प्रोसेस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बातचीत जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर हमारा फोकस है ये समझना कि जो ऐसे आपको लिखना पड़ता है स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए वो कैसा दिखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं डिटेल वीडियो बना दूं मैं, यानी कि इतना तक आपको बता दूं कि कौन से लिंक पे आपको जाना है, फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन सी आपको फाइल आती है जिसके अंदर कन्वर्जन रेट डालते हैं, कैसे फाइनेंशियल डिटेल्स आपको एंटर करनी होती हैं और कैसे रिकमेंडेशंस आपको लेनी होती हैं वगैरह वगैरह, ईच एंड एवरी इंट्रिकेट डिटेल, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना सकता हूँ। लेट मी नो इन दी कॉमेंट्स डाउन बिलो, ताकि एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप आपका हाथ पकड़ के मैं एप्लीकेशन आपसे फिल करवा दूँ। फिलहाल आते हैं हमारे फाइनल पार्ट ऑफ दिस वीडियो पे, जिसके अंदर सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आप जो ऐसे राइट करेंगे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते समय, उसमें आपको क्या नहीं करना चाहिए। एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ये ऐसे के 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं, उन्हें ठीक से समझेंगे भी। जिन लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिली थी उनसे बात करके मुझे क्लियरली समझ में आया 4 ऐसी चीज़ें जो वो अपनी एप्लीकेशन के अंदर कर रहे थे जो आपको बिल्कुल रिपीट नहीं करनी। सबसे पहली चीज़ जो आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर नहीं करनी है वो है कि अपने फाइनेंशियल ट्रबल्स के बारे में बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दे देना। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली थी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था ताकि उन्हें थोड़ा सा सिंपैथी मिल जाए, एंड दैट शुड नॉट बी योर ऑब्जेक्टिव। अगर आपको अपने फाइनेंशियल ट्रबल्स के बारे में बताना है तो भी आपको बहुत ही सटल तरीके से बताना होता है। पॉइंट नंबर 2, मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट्स जिन्हें सीएफए स्कॉलरशिप नहीं मिली थी उनके ड्राफ्ट देखे और रियलाइज़ किया कि वो ये नहीं बताते हैं कि उन्हें सीएफए प्रोग्राम क्यों करना है, एंड दिस इज़ एक्सट्रीमली क्रूशल। भाई, सीएफए इंस्टीट्यूट आपको क्यों दे स्कॉलरशिप अगर आप उनका प्रोग्राम करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो, और हैं तो उन्हें ठीक से बता क्यों नहीं रहे। पॉइंट नंबर 3, बहुत ज़्यादा डिटेल में और डिस्क्रिप्शन में इस ऐसे को लिखना।
ज़्यादातर लोग जिन्हें ये स्कॉलरशिप नहीं मिली है उन्होंने बहुत डिटेल में लिखा है, मेन पॉइंट्स के ऊपर फोकस नहीं किया है, इधर उधर की बातें बहुत सारी लिख दी हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपको बहुत आसान बना देना CFA इंस्टीट्यूट के लिए इन एप्लीकेशन या इन एसेस को पढ़ना। पूरी दुनिया से उनके पास स्कॉलरशिप के एप्लीकेशंस आ रहे होते हैं और इसीलिए नीड टू मेक श्योर कि आप बहुत ही इफेक्टिवली अपनी बात शॉर्ट में कह पाएँ। चलो जी, अब फाइनली बात करते हैं उन 5 कंपोनेंट्स के बारे में जो आपके ऐसे के अंदर होना चाहिए ताकि आपका स्कॉलरशिप का जो चांस है ना वो बढ़ जाए। पॉइंट नंबर 1, ऐसे को देखकर बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि आप CFA चार्टर के अंदर बहुत इंटरेस्टेड हैं। पॉइंट नंबर 2, आपको ये भी क्लियरली बताना चाहिए कि कैसे CFA करके आप अपने करियर के गोल्स अचीव कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, आपको ये बताना है कि आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट क्यों हैं, जिसके अंदर आप अपने एकेडमिक एक्सीलेंस के बारे में बातचीत कर सकते हैं या फिर कोई प्रोफेशनल अकम्पलिशमेंट, या फिर ये बता सकते हैं कि कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग सिचुएशन को कैसे आपने पार किया। पॉइंट नंबर 4, क्योंकि CFA एक फाइनेंस का क्वालिफिकेशन है, आपको ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि आप ऑलरेडी क्या कर रहे हैं अपने फाइनेंस की नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए, भले ही वो यूट्यूब वीडियोस देखना हो या फिर कुछ फ्री के कोर्सेज फाइनेंस के ऊपर करना हो या फिर कोई वेबिनार्स अटेंड करना हो। एंड फाइनली आते हैं हमारे आखिरी पॉइंट की तरफ। यह आखिरी पॉइंट बहुत ही क्रूशल है क्योंकि ये CFA के एथिक्स का भी पार्ट है। सो पॉइंट नंबर 5, आपको ये बताना है कि आप कैसे कम्युनिटी की मदद कर रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए। तो इसे डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं, आप बता सकते हैं कि आप लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं, या फिर आपने कोई पॉडकास्ट शुरू किया हुआ है, या अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर कर सकते हैं जिसके ऊपर आप कई सारे फाइनेंशियल आर्टिकल्स लिखते हैं, या फिर आपका कोई यूट्यूब चैनल है या कोई इंस्टाग्राम प्रोफाइल है जिसके ऊपर आप फाइनेंस से रिलेटेड अवेयरनेस लगातार फैलाते हैं। तो 5 चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली जो बेहद ज़रूरी हैं, जो ऐसे के अंदर होनी चाहिए, जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए टू मेक श्योर कि आपके चांसेस बढ़ जाएं स्कॉलरशिप के। ऑब्वियसली आप चाह रहे होंगे कि कोई फॉर्मेट आपको मिल जाए जिसे देख करके आप कस्टमाइज़ कर लें और अपना ऐसे लिख सकें। तो बहुत ही क्लियर गाइडलाइंस के लिए एक आर्टिकल बहुत ही जल्दी आपको मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर मिलेगा और वहाँ पर आपका स्कॉलरशिप का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स उसके अंदर लिखे होने चाहिए, ये भी आपको मिल जाएगा। लिंक्डइन की मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी। आई एम श्योर अभी भी आपके काफ़ी सारे सवाल होंगे, तो देर किस बात की, कमेंट सेक्शन के अंदर अपने क्वेश्चंस वगैरह जो हैं लिखना शुरू कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें इस वीडियो को इफ़ ऑलरेडी नॉट डन सो। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में।